इकाई 7 शांति के प्रयास। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व शांति की स्थापना हो। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात को आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो, परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। अतएव 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नाम को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अतः विभिन्न योजनाओं ने मिलकर 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ के उद्देश्य। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित तथा दूसरे युद्ध से उत्पन्न समस्याओं को शांतिपूर्वक समाधान करता था। इसी के नियम राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में कई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने का भी राष्ट्र संघ की प्राथमिकताओं में शामिल था। राष्ट्र संघ के सदस्य। चूंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई, फलतः प्रारंभ में इसे विजित अर्थात मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड और रूस आदि तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राष्ट्र भी ही शामिल थे, जिनकी संख्या 31 के करीब थी। बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई। राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्र संघ में 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पर सहमत हो। जेनेवा में राष्ट्र संघ की 10वीं बैठक। राष्ट्र संघ के अंग। राष्ट्र संघ के प्रथम धारा के सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा के इसके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा थी। व्यवस्थापिका असेंबली, परिषद काउंसिल, सचिवालय सेक्रेटेरिएट। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग थे। राष्ट्र संघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे संरक्षण आयोग, सैनिक आयोग आदि थे। व्यवस्थापिका सभा असेंबली। यह राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें सदस्य देशों की प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देना का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्रीय संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदित आदि करना था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता था। सभी निर्णय प्रस्तावित पारित कर बहुमत से लिए जाते थे। परिषद काउंसिल। इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, अस्थायी और अस्थायी। इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जापान, इटली इसके संस्थापक एवं अस्थायी सदस्य थे। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसका बाद में विस्तार हुआ। बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें अस्थायी सदस्यता मिली। अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार था कि वह राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में उनका कार्य एवं भूमिका असेंबली
से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डांजिंग क्षेत्रों में उनके अल्पसंख्यक निवास करते थे के प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति के संबंधित पूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि प्रमुख कार्य थे। सचिवालय राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए सचिवालय कायम किया गया, जिसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 भाग थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। यह उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी जिसका संबंध राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों से निपटारा करना था, जिसका मुख्यालय हॉलैंड आधुनिक नीदरलैंड के एक शहर हेग में स्थापित किया गया। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय राष्ट्रसंघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके लिए बाध्यकारी नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 18 यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया। इसे 1917 की रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति से भी बल मिला और इस तरह यूरोप देश में मजदूरों की दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जेनेवा में था। राष्ट्रसंघ द्वारा शांति का प्रयास राष्ट्रसंघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि ये कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे। राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल करने, निशस्त्रीकरण कर एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा हो, परंतु युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफ़ी सराहनीय भूमिका रही। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। चूँकि राष्ट्रसंघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, अतः प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। अपने 10 से 15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच कर अपना निर्णय दिया। इसमें राष्ट्रसंघ का समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका इस कार्य में राष्ट्रसंघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते हैं। जैसे 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकलैंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेसिया विवाद तथा लिथुआनिया की राजधानी विल्ना को लेकर पोलैंड एवं लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। 1995 में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक दिया। यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस प्राप्त हुआ। उपयुक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया, परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रसंघ का प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों पर बल मिला और 1931 में जापान की साम्राज्यवाद नीति का शिकार चीन बना और राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद चीन के प्रांत मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। मंचूरिया संकट की असफलता से इटली के तानाशाह मुसोलिनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला और इस क्रम में उसने अफ्रीकी देश अबिसिनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। असिबिनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे
राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर हुई। फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास राष्ट्रसंघ से उठने लगा। अस्बिनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर हिटलर ने वायसराय की संधि की अवहेलना करना शुरू कर दी। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही हॉलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1936 ईस्वी में स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर तथा मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों की पराजय हुई। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा। यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुराठघात था, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोन्माद कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसी शक्ति राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आए। शक्तिशाली राष्ट्रों को विभिन्न राष्ट्रीय मसलों का हस्तक्षेप नीति के राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यद्यपि 1932 में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की सफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेदारी थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा। इस असफलता को अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ की असफलता। इन राजनीतिक असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ ने अन्य क्षेत्रों में काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई। ये कार्य मुख्य रूप से जन कल्याण से संबंधित थे। युद्ध बंदियों की समस्या तथा यातना गृहों से मुक्त कराने, युद्ध के उपरांत विस्थापितों एवं शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यों में राष्ट्रसंघ की भूमिका अग्रणी थी। राष्ट्रसंघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में भी काफ़ी सफलता प्राप्त की। युद्ध से ग्रसित यूरोप के कई राष्ट्रों को आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ की विभिन्न संगठनों ने सहायता की। सामाजिक समस्याओं के निराकरण जैसे दास प्रथा को समाप्त करना, स्त्री के क्रय विक्रय को रोकना, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करना, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ ने अद्भुत सफलता प्राप्त की। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवाई, उनके काम के घंटे और परिश्रम को निश्चित करवाया। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण। राष्ट्रसंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति पर परस्पर सहयोग का जो महान प्रयास था, वह अल्पकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के महज 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। इसके अनेक कारण थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी व्यवहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग से निर्भर थी, परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ से ही इस सहयोग से वंचित रहा। सहयोग के साथ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसके सदस्य नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था ने शक्तिशाली राष्ट्रों के अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थे। जैसे प्रारंभ में इस संस्था का सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस अलग रखा गया, परंतु हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों पर जब यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत संघ को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया, परंतु तब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन गई। 1925 के लोकार्नो की संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ के शामिल किया गया, परंतु उससे कभी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर वर्साई की संधि का एक अभिन्न अंग था जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प कर रखा था। इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी की फासिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था। इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, परंतु उनकी इच्छा राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम, वरन अपने साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया। शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश एवं आक्रामक नीति के
ने राष्ट्र संघों को कमजोर किया। जैसे अस्बिनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया तथा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका। इससे राष्ट्र संघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर को अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्र संघ में कोई विरोध नहीं हुआ। संघ के सदस्यों के मध्य परस्पर असहयोग की भावना को हिटलर की आक्रामककारी नीति को बल प्रदान किया। वस्तुतः हिटलर अपनी प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और इसका व्यापक प्रतिरोध न देखकर साम्राज्य विस्तार करता रहा। 1929 से 30 ईस्वी की विश्व आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश की आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्र संघ के सिद्धांतों एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति को परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्र संघ की अपनी सेना का नहीं होना, राष्ट्र संघ का दोषपूर्ण संविधान जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, उसकी असफलता के कारण थे। अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्र संघ यदि मूल्यांकन किया गया तो भले ही वह कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में असफल रहा हो, परंतु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो नई परंपरा का सूत्रपात किया वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षण का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ द्वितीय विश्व के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध से अधिक महसूस की गई। यह युद्ध अधिक भयंकर और संहारक साबित हुआ जिसने आणविक हथियारों का प्रारंभ भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही मित्र राष्ट्रों ने अपनी विजय की आशा रखकर पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का निश्चय लिया जो राष्ट्र संघ की भांति असमर्थ और त्रुटिपूर्ण न होकर पूरी तरह से शक्तिशाली हो, ताकि विश्व शांति पर फिर से खतरा उत्पन्न न हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ठीक पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापन कार्य एक पोस्टर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समर्थन के पक्ष में। जेम्स पैलेस घोषणा 12 जून 1941 को, एटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942 को, मॉस्को घोषणा अक्टूबर 1943 को, तेहरान घोषणा दिसंबर 1943 को, याल्टा सम्मेलन फरवरी 1944 को। इस घोषणा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। फरवरी 1945 को याल्टा सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट एवं स्टालिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1944 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डाम्स्टन ऑक्स नाम के स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिससे राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाते थे, परंतु साथ ही कुछ ऐसे विचारों को समावेश भी किया गया जिसने राष्ट्र संघ की त्रुटियों में से सबक लिया जा सकता है। इसमें मित्र राष्ट्रों के सदस्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रतिनिधित्व एकत्रित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 में शुरू हुए सम्मेलन में इसमें नए चार्टर को स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए एवं इस शक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह
जिसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। जैतून की डालियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य। चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 11 धाराएं हैं जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उसकी चार्टर की धाराओं में उल्लिखित है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निहित है: शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा, निर्णय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध और अधिक से दृढ़ करना, विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रों के समान प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करना। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा केंद्र बनाना जहां सभी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाने वाली कार्यवाही में तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। उपयुक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए जो निम्न प्रकार है। राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित होगी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र चार्टर का स्वागत करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों या विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा किसी भी तरह विनष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियम की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र संघ को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांत विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह-अस्तित्व के भाव निहित है। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का इसके झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत एवं उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय हैं जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 192 सदस्य हैं। मॉन्टेनिग्रो इसका नवीनतम 192वां सदस्य है, जिसने 2006 में इसकी सदस्यता ग्रहण की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। प्रमुख अंग निम्नलिखित है। आत्मसभा। यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग है। इसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग द्वारा संपादित होते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, एक निष्कासन महासचिव का निर्वाचन एवं अन्य आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। राजनैतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालक अंग है। इसके 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है एवं इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर उसे प्रदान करती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग अलग समूह कार्यरत है, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। न्याय परिषद। संयुक्त राष्ट्र का यह अंग उन प्रदेशों
में है जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है। इनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास के कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप इसी संगठन के निर्देशक संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन में है। इस प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य है: क अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों के स्वायत्त स्वशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना, मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुई, जहां यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करती थी। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसे न्याय के निर्मित सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूप प्रदान किया गया, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिंगवेली तथा वर्तमान महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है। यह राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, जहां सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं मान्यता प्राप्त है: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा का दृश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता एवं असफलताएं। राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां महान रही है। इन्हीं उपलब्धियों में से इनकी सफलता एवं असफलता के तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व अनेक युद्धों को परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही यह पूर्णतः सत्य हो न हो, परंतु इसका तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी भूमिका ने विश्व के तृतीय विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने से रोका है। इसने विवादों की उग्रता को कम करने एवं पारस्परिक वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न संस्थाओं ने विश्व में के अविकसित, पिछड़े, विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में होने वाली प्राकृतिक संपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने, जैसे पुनर्वास कार्य, संक्रामक बीमारियां को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के में संयुक्त राष्ट्र संघ की महती भूमिका रही है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत एवं उद्देश्य विश्व शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इस दिशा में संघ प्रसरत इस संदर्भ में इसकी सफलता उल्लेखनीय है। एशिया के विभिन्न देशों में मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में संयुक्त राष्ट्र की सराहनीय भूमिका रही है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटने के लिए दबाव डाला। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने में संयुक्त राष्ट्र सफल रहा। 1956 में सुएज नहर के मामले वहां अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1959 में लेबनान पर संकट आया तो संयुक्त राष्ट्र ने अपना दल भेजकर संकट को दूर करने का प्रयास किया। मध्य एशिया में फिलिस्तीन इजरायल का मुद्दा एक विराट रूप ले चुका था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका ने बहुत हद तक कम किया। साथ ही अब अरब राज्यों में होने वाले तनावों को भी कम करने में ये सफल रहा। 1988 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव परेज द कुइयार के प्रयत्नों से ईरान इराक के बीच 8 वर्षों तक चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई। इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। 1965 में भारत पाक युद्ध बंद कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने ठोस कदम उठाए। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की आज़ादी के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद ने युद्ध बंदी को आज़ाद कराने के दिशा में सफल प्रयास किया।
अफ्रीका महादेश में यूरोपीय औपनिवेशिक नीति के कारण उन्हें स्वतंत्रता देने में काफ़ी विवाद एवं समस्याएं सामने आई। वहां गृह युद्ध छिड़ गया। इस समस्या को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्तमान समय में भी नाइजीरिया, अंगोला, सिएरा लियोन आदि देशों में छिड़े गृह युद्ध को रोकने में राष्ट्र संघ शांति सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवैध ठहराया और 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी राजनीतिक भूमिका में विश्व शांति कायम करने में अनेक सफलताएं हासिल की, परंतु वह बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल रहा। निशस्त्रीकरण की दिशा में इसे अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। अरब इजरायल युद्ध, फिलिस्तीन, नामीबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, इराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि को दूर करने में यह असफल सिद्ध हुआ है। असफलता के कारण। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति उसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक अंशदान द्वारा होती है। इस कारण संघ के जिस राष्ट्र का अधिक आर्थिक अंशदान होता है उसी का दबदबा बना रहता है। जैसे कि इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है और इसके खर्च का आधा हिस्से की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अतः संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अमेरिका हस्तक्षेप जग जाहिर है। गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न गुटों का प्रभाव रहा है। इसके कारण अनेक मुद्दों पर इसे कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकसित राष्ट्रों के गुट G8 सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली गुट, नाटो, सीटो, वार्सा आदि गुटों का प्रभाव ने संयुक्त राष्ट्र के महत्व को घटा दिया है। इसके राजनीतिक हस्तक्षेपों ने भी राष्ट्र संघ की असफलता को बढ़ाया है। सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन। सुरक्षा परिषद में सभी महादेशों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्या खड़ी होती है। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्यों में से 3 देश यूरोप से आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों की है, जिनका प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़कर में नहीं है। ज्ञातव्य है कि अस्थायी सदस्य को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है, जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है, जिसका शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने हितों में पूर्ति के लिए दुरुपयोग ही हुआ है। अस्थायी सेना का अभाव। किसी भी आक्रमणकारी राष्ट्र को रोकने के लिए सेना की जरूरत होती है। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी सेना नहीं है। सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेना दिए जाने पर ही आक्रमणकारी को रोका जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं, परंतु भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भेजा है। औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा। साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल रहा है। अब कोई देश की सीधे आक्रमण नहीं वरन आर्थिक दबावों के आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके कारण विश्व विकसित एवं विकासशील देशों के गुटों में बंट रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल से संबंधित राजनीतिक, सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद, आउटसोर्सिंग आदि उदाहरण हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं द्वारा विश्व में शांति के प्रयास का निरर्थक नहीं रहे हैं। यद्यपि कुछ मुद्दों पर यह असफल रहा है जो विवेचक बिंदु है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, अश्रृंखला राष्ट्रों पर लगाम लगाने और राजनीतिक कार्यों में यह सफल रहा है। किसी भी संगठन की सफलता असफलता उसके सदस्यों की इच्छा शक्ति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अतः यह आवश्यक है कि इसके उद्देश्य एवं सिद्धांतों को सफल बनाने की तभी विश्व के प्रति शांति का प्रयास सफल हो सकता है।